students, I am Akhilesh Kumar Srivastava from ABS Engineering College, Ghaziabad, and in today's lecture we will continue our discussion on the recursion and we will see the recursion time and space complexity in detail. So हम थोड़ा सा रिकैप देखते हैं जो हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था. हम लोगों ने लास्ट टर्न पे रिकर्शन के बारे में देखा था, व्हाट आर द रिकर्शन. देन हमने ये देखा था कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को राइट कैसे करते हैं, बेस कंडीशंस क्या होती हैं. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिकर्शंस. और फाइनली हम लोगों ने एक एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड किया था. आज के लेक्चर में हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे. टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड की जाती है रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की, उसको दो और एल्गोरिथम से समझेंगे. हम फिर समझेंगे कि फाइबोनाची टर्म को कैसे कंप्यूट किया जाता है रिकर्शन की हेल्प से. हम ये भी देखेंगे कि रिकर्शन का यूज़ करने से कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाती है. और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि इस एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हम पॉलिनॉमियल टाइम में रिड्यूस करेंगे यूजिंग द मेमोराइजेशन. सो आइए थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था. व्हाट इज द रिकर्शन. सो हमने ये देखा था कि रिकर्शन एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैकेनिज्म है जिसमें बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं. डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको एक लिमिट तक ही एक्सप्लोर किया जाता है एंड फाइनली हम बैक ट्रैक करके बड़े प्रॉब्लम की सोल्यूशन का रिजल्ट देते हैं. सो रिकर्शन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम where the solution depends on solution to smaller instances of the same problem. अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में समझें, so recursion is a function that calls itself a number of times. Number of times means it can call itself but to a limited number of the times. So ये जो फंक्शन कॉल है, रिकर्सिव कॉल्स हैं, वो तब तक चलती रहती हैं जब तक कि कोई बेस कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए. In recursion, the subsequent call reduce the value of parameter passed until the value of parameter reaches to the minimum threshold. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट लगभग एक जैसे हैं. अगर मान लीजिए कि आपके पास एक n नंबर है और आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है इस n पैरामीटर के साथ. नेक्स्ट टाइम आप रिकर्सिवली n-1 के साथ इसकी कॉल कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप इसकी n-2 के साथ कॉल कर दीजिए एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेट्स से the last call is for the parameter 1. Let's say parameter 1 जैसे हमें मिलेगा ये हमारे लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है या बेस कंडीशन है और इसके बाद रिकर्शंस का रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होना शुरू हो जाएगा और नीचे की जो कॉल्स हैं वो ऊपर की कॉल्स को वैल्यूज रिटर्न करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिकर्शन. Then we have discussed about various types of the recursion on the last turn. We have discussed about the head recursion where the recursive call is the first statement in the function call. We then have discussed about the tail recursion wherein the recursion is the last statement in the function call. Then we have discussed about the body recursion in which there are certain statements above the recursive calls and there are certain statements below the recursive calls. So recursive call is somewhere in between some of the above statement and some of the below statements. So this is the body recursion. अगर हमारे फंक्शन कॉल में एक से ज़्यादा रिकर्सिव कॉल हो तो हम इसको ट्री रिकर्शन कहते हैं. सो यू कैन सी विद द एग्जाम्पल यहाँ पे एक और दो रिकर्सिव कॉल सेम फंक्शन की हो रही हैं एक ही फंक्शन की डेफिनेशन में. सो ये हमारा ट्री रिकर्शन हो गया. इसको हम ट्री रिकर्शन क्यों कह रहे हैं. अगर हमने एक fn के लिए कॉल किया है सो इससे कॉल होगा पहला n-1 और एक कॉल n-2 होगा. इसी तरह से यहाँ से जो कॉल है वो n-2 की कॉल और n-3 की कॉल. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ काइंड ऑफ द ट्री इज बीइंग मेड फॉर द कॉल ऑफ वेरियस फंक्शंस. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट if more than one recursive calls are there in the same statement, this actually is leading to the tree recursion. We also have discussed about the activation record, the concept of the activation record. Whenever we call the function, an activation record is maintained in the stack region of the memory, or you can say that
whenever you call the function, whenever you call the function, an activation record is maintained on the call stack. तो जो कॉल स्टैक है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कॉल स्टैक के कंपोनेंट्स होंगे रिटर्न एड्रेस, एक्चुअल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स, टेम्पररी वेरिएबल्स एंड रिटर्न वैल्यू. लेट्स सी ऑल ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पे एक मेन फंक्शन है जिसमें हमने एक my फंक्शन नाम के myfn नाम के फंक्शन को कॉल किया है. इस फंक्शन में हम 10 पैरामीटर पास कर रहे हैं और ये फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको हम x वेरिएबल में एक्सेप्ट करेंगे. जब इन फंक्शन के इस मेन फंक्शन के स्टेटमेंट्स को रैम में स्पेस दिया गया तो रैम में स्पेस इस स्टेटमेंट को 1000 मिला एंड लेट्स से इसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट printf को 1004 एड्रेस मिला. तो फंक्शन कॉल myfn फंक्शन जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो 1000 एड्रेस पे कॉल हो रहा है और जैसे ही फंक्शन की कॉल होगी मेरा कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे पास हो जाएगा. जैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी हमारा कंट्रोल वापस आ जाएगा उसी पॉइंट पे जहां पे फंक्शन की कॉल हुई थी. तो हमें ये स्पेस या ये एड्रेस सेव करके रखना होगा जहां पे हमने फंक्शन की कॉल की थी. तो ये जो 1000 एड्रेस है इस 1000 एड्रेस को हम रिटर्न एड्रेस वाले स्पेस में सेव कर लेते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड के. इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने एक पैरामीटर पास किया है 10. 10 हमारे लिए एक्चुअल आर्गुमेंट है तो इस एक्चुअल आर्गुमेंट को हम यहां स्टोर कर देते हैं. जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखा तो इसी 10 वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल n में एक्सेप्ट किया और n हमारे लिए फॉर्मल आर्गुमेंट हो गया. इस फंक्शन की डेफिनेशन को लिखने के लिए हमने एक टेम्पररी वेरिएबल या लोकल वेरिएबल p यूज किया. फंक्शन की डेफिनेशन में ये लोकल वेरिएबल है तो इस लोकल वेरिएबल के लिए भी स्पेस हमने दिया एक्टिवेशन रिकॉर्ड में. फिर हमने रिटर्न वैल्यू, जब हम इस फंक्शन को फिनिश करेंगे तो ये p वैल्यू रिटर्न करेगा. सो ये हमारे लिए रिटर्न वैल्यू हो गया. सो ये सारे कंटेंट्स हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड के. जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा फंक्शन की डेफिनेशन में जाने से पहले हम कुछ डाटा आइटम्स को सेव करेंगे और फंक्शन की डेफिनेशन में जाने के बाद कुछ डाटा आइटम्स को सेव करेंगे. इसको हम कह रहे हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड और हर फंक्शन कॉल के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा. मान लीजिए कि आपके पास एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है फैक्टोरियल का जिसमें आप n का फैक्टोरियल कंप्यूट करना चाहते हैं. n के फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए आपने अपने फंक्शन में एक बेस कंडीशन लगाया कि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 1 रिटर्न करेंगे और अदरवाइज n इंटू फैक्टोरियल n-1 हम कॉल करेंगे. तो यहां पे फैक्टोरियल n-1 की जो कॉल है इसमें n-1 एक्चुअल आर्गुमेंट है. जब आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं n में सो ये हमारा डेफिनेशन के टाइम में जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट बनेगा. यहां पे कोई भी लोकल वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे बनना शुरू होंगे. अगर हम ये मान लें कि हमें फैक्टोरियल 5 निकालना है तो फैक्टोरियल 5 निकालने के लिए लेट्स से f इज द फंक्शन और f5 की फैक्टोरियल फंक्शन की कॉल हुई और इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया. लेट्स से f5 हियर इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द फंक्शन कॉल. f5 से f4 की कॉल होगी और f4 की कॉल के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा. f4 से f3 की कॉल होगी और f3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा. f3 से f2 की फंक्शन कॉल होगी और f2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा. f2 से f1 की कॉल होगी और इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा. f1 से f0 की कॉल होगी और इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा. जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी वैसे ही हमारा बेस कंडीशन एनकाउंटर होगा और बेस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. ये जो f0 है इसकी कॉल ये 1 रिटर्न करना चाह रहा है लेकिन ये किसको रिटर्न करेगा? जिसने इसको कॉल किया था. f0 को कॉल किया था f1 ने, इसलिए f0 ने 1 वैल्यू f1 को रिटर्न कर दिया.
F1 ने 1 वैल्यू F2 को रिटर्न कर दिया। जैसे जैसे वैल्यूज रिटर्न होंगी वैसे वैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। F2 वैल्यू रिटर्न करेगा F3 को, F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसको स्टैक मान रहे हैं तो पॉप हो जाएगा। तो F3 वैल्यू रिटर्न करेगा F4 को और F3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली F4 वैल्यू रिटर्न करेगा F5 को और F4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। और फाइनली F5 उस फंक्शन को रिटर्न करेगा वैल्यू जिसने इसको कॉल किया था। सो हियर यू कैन सी कि आपने अगर फैक्टोरियल 5 की कॉल किया तो टोटल एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। सो मैक्सिमम पेंडिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसी भी मूवमेंट पे 6 हैं इस केस के लिए। और अगर आप मान लें कि आपके पास n का फैक्टोरियल आपको निकालना होगा तो n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पेंडिंग होंगे। अगर 5 का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पेंडिंग हैं। अगर आप n का फैक्टोरियल निकालेंगे सो n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पेंडिंग होंगे। सो n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पेंडिंग हैं। और अगर हम ये माने कि हर एक्टिवेशन रिकॉर्ड कांस्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है सो इसको आप c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो n+1 इंटू सी इज दी स्पेस फंक्शन फॉर अस। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n, जिसको हम थीटा नोटेशन में लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर हम ये देखें कि किसी भी फंक्शन को कॉल करते समय एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश हो रहे हैं, सो टोटल हमने कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश किए? n+1। और हर एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो पुश हुआ है वो पॉप भी होगा जब वैल्यू रिटर्न होगा। तो इसका मतलब n+1 पॉप ऑपरेशन भी कॉल हुए हैं। अगर हम ये मान लें कि ये दोनों पुश और पॉप कांस्टेंट टाइम लेते हैं तो हमारे पास टोटल जो टाइम फंक्शन हुआ वो 2 इंटू n+1 इंटू सी हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर 2 इंटू n+1 और टाइम फंक्शन विल बी 2 इंटू n+1 इंटू सी। फाइनली अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखना चाहते हैं सो यू कैन राइट थीटा n because c is a constant, 2 is a constant and 1 is also constant. So इस रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडेंट हुई एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फिबोनाची सीरीज देखते हैं क्या होता है। फिबोनाची सीरीज का पहला टर्म 0 होता है, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 1, नेक्स्ट टर्म 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट टर्म 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनका सम नेक्स्ट टर्म के इक्वल है। सो 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1, देन 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, देन 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, देन 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट टर्म वुड बी 5 + 8 इज इक्वल्स टू 13। सो ये हमारा फिबोनाची सीरीज है। इस फिबोनाची सीरीज के किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए हम एक रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखते हैं। यहां पे हम ये मान लेते हैं कि इस फिबोनाची सीरीज का पहला और दूसरा टर्म फिक्स है। सो अगर फिबोनाची सीरीज में पहला टर्म मुझसे पूछा जा रहा है तो आई विल आंसर 0, और अगर मुझसे दूसरा टर्म पूछा जा रहा है तो आई विल आंसर 1। तो सी यहां पे अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 0 है, और n की वैल्यू अगर 2 है तो ये 1 है। तो दीज आर द बेस कंडीशंस फॉर अस। इसके अलावा की कंडीशंस कौन सी कंडीशंस हैं? अगर हमें फिबोनाची 3 फाइंड करना है सो फिबोनाची 3 विल बी इक्वल्स टू फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 2। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा और सेकंड टर्म फाइंड करना पड़ेगा, और उन दोनों का हम सम कर देंगे, दैट विल बी दी थर्ड फिबोनाची टर्म। इसी तरह से अगर हमें कोई nth फिबोनाची टर्म फाइंड करना है सो वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू n माइनस फर्स्ट फिबोनाची टर्म प्लस n माइनस सेकेंड फिबोनाची टर्म। सो दिस इज द रिकरेंस दैट वी हैव फॉर्म्ड फॉर फाइंडिंग द nth फिबोनाची टर्म। लेट अस राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में FIB is a function and n is the parameter passed to this. n means I have to find out the nth Fibonacci term. If the value of n is 1, I will return 0. This is the base condition.
If the value of n is not 1, then if the value of n is 2, it means we are going to find out the second term. In that case, return 1. Otherwise, this otherwise means, or this else means, neither the value of n is 1 nor the value of n is 2. So it is somewhat greater than 1 and 2. So in that case, you will have to find out n minus first term, n minus second term. You will add these two terms, and whatever is the answer, you will return. So this is the way how we compute the nth Fibonacci term. Okay. Now let us try to understand how the function calls are being made. Okay. Let us say we have to find the Fibonacci 6. Finding out Fibonacci 6 means I have to find out 6th Fibonacci term. The value of n is 6 initially. So the algorithm says that you have to call n minus first Fibonacci term, you have to find out n minus second Fibonacci term, and then you have to add these two, and this value will be returned. तो सबसे पहले रिकर्सिव कॉल्स कैसे हो रही हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. Fibonacci 6 को फाइंड करने के लिए आपको Fibonacci 5 और Fibonacci 4 दोनों फाइंड करना पड़ेगा. लेकिन पहले किसकी कॉल होगी? Fibonacci n-1 की. इसका मतलब Fibonacci 5 की. Fibonacci 5 की कॉल होने के बाद आपने Fibonacci 5 को फाइंड करने के लिए आपने Fibonacci 4 और Fibonacci 3 दोनों को कॉल किया होगा. दोनों को सम करेंगे देन आपको Fibonacci 5 की वैल्यू मिलेगी. लेकिन पहली कॉल किसकी है? Fibonacci 4 की. इसको हमने अंडरलाइन कर लिया. इसके बाद Fibonacci 4 को फाइंड करने के लिए यू नीड Fibonacci 3 एंड Fibonacci 2 बोथ. बट अभी पहले किसकी कॉल होगी? पहले कॉल होगी हमारा Fibonacci 3 की. ये जो Fibonacci 2 की कॉल है हम इसको पेंडिंग रखेंगे. नाउ Fibonacci 3 को फाइंड करने के लिए हमें Fibonacci 2 और Fibonacci 1 दोनों कॉल करना पड़ेगा. लेकिन सबसे पहले हम Fibonacci 2 कॉल करेंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ कॉल में सबसे पहले Fibonacci n-1 आ रहा है. नाउ इफ यू रियलाइज what will be the value of Fibonacci 2? You just see, if the value of n is 2, then you will return 1, you will directly return 1. It means this is the base condition. So यहाँ पे आपने base condition को कॉल किया है इसलिए वैल्यू रिटर्न कर देगा. इसकी वैल्यू रिटर्न करते ही इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगा और अब आप कॉल करेंगे इसके राइट वाला Fibonacci 1. You can see that if the value of n is 1, this again is the base condition. Okay? So since this is the base condition, ये भी वैल्यू रिटर्न कर देगा. तो यहाँ से आपको 1 वैल्यू मिल रही है, यहाँ से 0 वैल्यू मिल रही है. दोनों को ऐड कर दीजिए 1 plus 0. You have found the value of Fibonacci 3 which is 1. Now जैसे ही Fibonacci 3 की वैल्यू मुझे 1 मिल गई, मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ. इसको रिटर्न करने का क्या मतलब है कि Fibonacci 4 में Fibonacci 3 की कॉल कंप्लीट हो चुकी है. अब मुझे Fibonacci 2 को कॉल करना है. You know that the Fibonacci 2 is a direct return because of the base condition. Its value will be 1. Now if you add these two, 1 plus 1, you will find out the answer of Fibonacci 4, that is 2. Fibonacci 4 की वैल्यू 2 मिल गई, आप इसको रिटर्न कर दीजिए. इसका मतलब कि Fibonacci 4 की कॉल कंप्लीट हो गई. Then you can go for Fibonacci 3. You don't have the value of Fibonacci 3 as of now, although you have already computed that. But लेकिन अभी जो आपने फंक्शन बनाया उसके रिस्पेक्ट में आपको इसकी वैल्यू नहीं पता. इस Fibonacci 3 की वैल्यू आपको नहीं पता. तो आप एक बार फिर से इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे रिकर्सिव कॉल से. Fibonacci 2 प्लस Fibonacci 1. इसमें आप सबसे पहले Fibonacci 2 की कॉल कर देंगे. ये बेस कंडीशन है, 1 वैल्यू रिटर्न कर देगा. फिर इसके बाद इसके राइट वाला कॉल होगा Fibonacci 1. ये भी बेस कंडीशन है, ये 0 रिटर्न करेगा. Now you have 1 plus 0. 1 is the value of Fibonacci 3. Now you can add these two. Fibonacci 4 plus Fibonacci 3 means 2 plus 1. You have got the value of Fibonacci 5, which is 3. Now since you have found the value of Fibonacci 5, you can return this. But for Fibonacci 6, the first call was this one. The second one is pending. Just underline this and call this one. जब आप इसको कॉल करेंगे तो इसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है. बेस कंडीशन अपीयर नहीं हो रहा है. अगर बेस कंडीशन अपीयर नहीं हो रहा है, so then you will call Fibonacci 3 and Fibonacci 2, but the first call will be Fibonacci 3.
5/3 में n की वैल्यू 3 बेस कंडीशन नहीं है, आप इसके लिए फिर से फर्दर कॉल करेंगे n-1 प्लस n-2, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगी क्योंकि यहां पे ये बेस कंडीशन है। देन यू हैव 5/1, इसकी कॉल होगी, ये भी बेस कंडीशन है, यहां से 0 वैल्यू रिटर्न होगी। देन 1 प्लस 0 वैल्यू विल बी 1 फॉर 5/3। देन यहां से 5/3 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नाउ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ 5/2, दिस इज अ बेस कंडीशन, this will return a value 1. Now you have the value of 5/3 and 5/2. You can add these two, the value of 5/4 is 2. Now you can see that 3 plus 2 is 5, which is the value of 5/6 that you can return. So you have come to know that the value of 5/6 is 5. Fixed Fibonacci term is 5. Okay. Now how many total functions calls have you made? Total number of function calls, जो भी आपने यहाँ पे लिखा वो function calls ही हैं, तो you can count this, how many total function calls are there. To find out the total number of calls, वैसे तो आपको दिख जाएगा, आप कॉल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, बट लेकिन इसको जनरलाइज करने के लिए आप ये मान लीजिए कि ये जो दो कॉल्स हैं Fibonacci 2 और Fibonacci 1 की, इसको आप यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहां जोड़ दे रहे हैं। तो इस केस में इस लेवल में जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो 1 है, इस लेवल में नंबर ऑफ कॉल्स 2 हैं, इस लेवल में नंबर ऑफ कॉल्स 4 हैं और इस लेवल में नंबर ऑफ कॉल्स 8 हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स आपकी हुई 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ओके, दैट यू कैन राइट एज 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास Fibonacci 6 है तो आप 2 रेज़ टू द पावर 3 तक फाइंड कर रहे हैं। अगर आपके पास Fibonacci n करना है तो दिस सीरीज विल गो अप टू 2 रेज़ टू द पावर n-3. दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो द सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल बी फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1. So the total number of calls are 2 raised to the power n-2 -1. So this is the total number of function calls. Okay, so 2 raised to the power n-2 -1 is the total number of function calls. Now total number of push operations, obviously जितने functions को हम कॉल करेंगे उतने activation records बनेंगे. So total number of push operations भी इतने ही हो गए और total number of pop operations भी इतने होंगे, जितने activation records बनेंगे उतने ही activation records pop होंगे. टाइम फंक्शन क्या होगा इसका? टाइम फंक्शन होगा पुश ऑपरेशंस प्लस पॉप ऑपरेशंस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-2 -1. If we assume that every push and the pop operation is taking the constant time, this entire quantity will be multiplied with c. So you can see that the time complexity here can be written as theta 2 raised to the power n, which is the exponential time complexity. This is the exponential time complexity, and exponential time complexity is never accepted. So we should find out some mechanism by which this exponential complexity can be reduced. इसको भी देखेंगे हम, और उससे पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम पेंडिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कितने बने। Fibonacci 6 को कॉल हुआ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Fibonacci 5 की कॉल हुई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Fibonacci 4 की कॉल हुई। जो पहली कॉल है मैं उसको पिक कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉल Fibonacci 3 की हुई, नेक्स्ट कॉल Fibonacci 2 की हुई। देन इसके बाद Fibonacci 2 वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये पॉप हो जाएगा। Fibonacci 1 की कॉल होगी जो कि उसी स्पेस पे बन जाएगा जहां पे Fibonacci 2 का स्पेस था, ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा और इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन कॉल्स कंप्लीट हो गए Fibonacci 3 के, इसका मतलब Fibonacci 3 की भी कॉल कंप्लीट हो गई, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर देते हैं। देन Fibonacci 2 की कॉल करते हैं, वो इसी स्पेस में बन जाएगा। देन इसके बाद जब ये दोनों कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी, Fibonacci 2 भी वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो Fibonacci 4 की कॉल भी कंप्लीट हो गई, Fibonacci 4 को भी हमने पॉप कर दिया। Fibonacci 5 से Fibonacci 3 की कॉल होगी, Fibonacci 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना देते हैं। Fibonacci 3 से Fibonacci 2 की कॉल होगी, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना देते हैं।
फिबोनाची 2 हमारा डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा और फिबोनाची 1 की अब हम कॉल करेंगे। तो फिबोनाची 1 हमने यहां कॉल कर दिया। इन ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिबोनाची 1 वैल्यू रिटर्न कर देगा, इसका मतलब फिबोनाची 3 भी वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिबोनाची 3 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर देंगे। देन वी हैव फिबोनाची 5, फिबोनाची 5 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर देंगे क्योंकि फिबोनाची 4 और 3 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। फिबोनाची 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप करने के बाद आप लेफ्ट राइट साइड पिक करेंगे और राइट साइड में फिबोनाची 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। फिबोनाची 4 से फिबोनाची 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, फिबोनाची 3 से फिबोनाची 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा और फिबोनाची 2 रिटर्न हो जाएगा, वैल्यू पॉप हो जाएगा। देन फिबोनाची 1 की कॉल होगी। फिबोनाची 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी इसी स्पेस पे बनेगा। ये बेस कंडीशन है, ये भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1 के बाद फिबोनाची 3 को भी हम पॉप कर देंगे क्योंकि इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंप्लीट हो रहा है। देन इसके बाद फिबोनाची 2 को कॉल करेंगे। यू कैन सी दैट कि यहां तक अभी एंट्री है, इसके जस्ट ऊपर एक एंट्री होगी, मतलब कि फिबोनाची 2 के लिए कॉल हुआ। ये भी एक बेस कंडीशन है, हम इसको रिटर्न कर देंगे। इसको रिटर्न करने का मतलब क्या है कि फिबोनाची 4 की भी कॉल कंप्लीट हो गई, फिबोनाची 4 को पॉप कर दीजिए। चूंकि फिबोनाची 5 और 4 दोनों ने वैल्यू रिटर्न कर दिया, इसका मतलब फिबोनाची 6 भी कंप्लीट है, इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को भी पॉप कर दीजिए। इससे क्या निकला कि 1 2 3 4 एंड 5 देयर आर 5 मैक्सिमम पेंडिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एट एनी मोमेंट। So maximum pending activation records at any moment is 5 when you are calling the Fibonacci 6. If you are calling Fibonacci n, in that case n minus 1 activation records will be pending. Okay. So the space function will be n minus 1 into c, considering that every activation record requires constant space, and the space complexity will be theta n minus 1. Now इसमें टोटल अगर आप कॉल्स देखें तो कई सारी रिपीटेड कॉल्स हो रही हैं। फिबोनाची 2 की रिपीटेड कॉल हो रही है, फिबोनाची 1 की भी कई रिपीटेड कॉल्स हैं, फिबोनाची 3 की भी कई रिपीटेड कॉल्स हैं। सो यहाँ पे कई सारी रिपीटेड कॉल्स हैं, जिसको हमने पहले फाइंड कर लिया, हम उसको भी दोबारा कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब रिपीटेटिव कॉल्स कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसी स्कीम अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि ये रिपीटेटिव कॉल्स हमारी बच जाएं। तो एक स्कीम है जिसके थ्रू हम इस रिपीटेड कॉल को या रिपीटेड टास्क को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक टेबल ले लीजिए, मेमोराइजेशन टेबल, और इसमें हर इंडेक्स पे वैल्यू 0 रख दीजिए। इस 0 का मीनिंग यह है कि ये वैल्यू कंप्यूट नहीं हुई है। बेस कंडीशन वैसे ही हैं, लेकिन यहां पे किसी भी वैल्यू को कंप्यूट करने से पहले, किसी भी फैक्टोरियल फिबोनाची टर्म को कंप्यूट करने से पहले आप मेमोराइजेशन टेबल में उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, और अगर वो वैल्यू 0 है तभी आप रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, और रिकर्सिव कॉल करने के बाद वो वैल्यू मेमोराइजेशन टेबल में स्टोर कर दे रहे हैं। फाइनली अगर आपने ये वैल्यू फाइंड कर लिया तो मेमोराइजेशन टेबल से ही वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मेमोराइजेशन टेबल में 0 है या 0 नहीं है। 0 है इसका मतलब है कि आपको वैल्यू कंप्यूट करनी है, और अगर आपको ये नॉट नहीं है, अगर ये 0 है इसका मतलब आपको कंप्यूट करना है, 0 नहीं है इसका मतलब आपने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है। तो आपने कंप्यूट कर लिया तो आप वहीं से टेबल से ही वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स होंगी वो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स 2 into n-1 होंगी टोटल। इसका मतलब कि इतने ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनेंगे और इतने ही पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होंगे, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा n हो जाएगी। पहले कॉम्प्लेक्सिटी थीटा 2n थी, अब थीटा n हो जाएगी। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे फाइंड करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की। कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो कि जिसमें ट्री रिकर्शन कॉल्स हो रही हैं या रिकर्शन ट्री बन रहा है, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो सकती है। उस एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को मेमोराइजेशन मेथड से, मेमोरी टेबल के मेथड से रिड्यूस किया जा सकता है और उसको पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी में लाया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग टॉवर्स ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम पढ़ेंगे। धन्यवाद।